किताब का जो शीर्षक है वो उफ ये मौलाना इंडिया फाइट्स कोरोना। ये गरुड़ पब्लिकेशन से अभी आई ही है और ये कोई विषय मेरे लिए नहीं था, लेकिन मैं डायरी लिखता रहा हूँ अरसे से। जैसा आपने हरसूद का जिक्र किया, एक भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी पर मेरी किताब है और चूंकि मैं अखबारों में रहा हूँ तो जो घटनाक्रम है, मैं साहित्यिक व्यक्ति नहीं हूँ और कोई बहुत अच्छी हिंदी भी नहीं है मेरी। जो देखता हूँ वो तथ्यों पर आधारित मेरा लेखन होता है। मैं किसी और ही किताब पे काम कर रहा था, लेकिन जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो मुझे ये तसल्ली हुई कि कम से कम घरों में बंद रहेंगे तो मेरा जो काम पेंडिंग है उसको मैं पूरा कर लूँगा। 28 मार्च की सुबह एक ट्विटर पर एक फोटोग्राफ आया था जिसमें अजीत डोवल साहब, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो तबलीग जमात के मुख्यालय पर रात के करीब 2 बजे वहाँ गए होंगे। तो एक फोटोग्राफ आया था और वहाँ मेरा ध्यान उस पर गया और मुझे लगा कि यहाँ कुछ खास होना चाहिए। और अगले ही कुछ घंटों बाद जब वहाँ से वो करीब, ऐसा कहा गया था कि 1000-1200 लोग वहाँ अंदर हैं, लेकिन जब वो बाहर निकले तो वो संख्या 2300 से ऊपर थी। और जो वहाँ पहले निकल चुके थे पूरे देश में, अलग अलग स्टेट में, वो अपने मोबाइल बंद करके सब इधर उधर थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन पर इनाम डिक्लेयर किए। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक शाम 5 बजे की डेडलाइन उनको दी कि आप 5 बजे तक हाजिर हों, अन्यथा फिर कानून अपना काम करेगा। तो हमारी पूरी एजेंसियां एक अलग तरह की मुसीबत में पड़ गईं और ये बड़ा कठिन था कि उनके नंबर्स पे उनको ट्रेस करना और अलग अलग राज्यों में उनकी लोकेशन लेना, जिसमें बड़ी तादाद विदेशियों की भी थी। यहाँ से ये शुरू हुआ और मैं इसको डायरी की शक्ल में लिखना शुरू किया और फिर हम सब ने देखा वो तबलीग जमात तो उसका एक अध्याय है, एक चैप्टर है केवल। लेकिन फिर हमने देखा, अपन इंदौर में बैठकर बात कर रहे हैं और इंदौर से लेके मुरादाबाद तक, टाटपट्टी बाखल से लेके और मुरादाबाद की नवाबपुरा की हाजी नेब की मस्जिद के आसपास के इलाकों में, पूरे देश में जो घटनाएं हुई हैं वो इस नाते गौरतलब हैं कि जब देश और दुनिया के सामने किसी जानलेवा महामारी को लेकर ऐतिहासिक संकट की स्थिति बनी हो, ऐसे कठिन समय में अगर समाज का कोई तबका, वो कोई भी हो सकता है, अलग और उलट ढंग से पेश आ रहा है, तो ये किसी भी संवेदनशील समाज के लिए नजरअंदाज करने वाली घटना नहीं है और किसी भी ताकतवर सरकार के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। आप ये कह के नहीं हो सकते हैं कि ये कोई साक्षरता या निरक्षरता या अज्ञानता के कारण है। कारण जो भी हो, नजरअंदाज नहीं होने चाहिए, तो उनको डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए। इस नाते वो सारे फैक्ट्स मैंने उस किताब में लाया हूँ। मैंने किताब आपकी पढ़ी है और तिवारी जी, जब मैं उससे रूबरू हुई और उन तमाम घटनाक्रमों से आपने उसको बेहतरीन अखबार हैं, टीवी हैं और ज़्यादातर सोशल मीडिया में वायरल हुए वो वीडियोस हैं, उसको आपने एक तरह से डॉक्यूमेंटेड किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल मीडिया में जो भी वीडियोस चलते हैं, ख़ास तौर पर जो विवादास्पद हों या ख़ास तौर पर कुछ इस किस्म के हों, अक्सर उसको इग्नोर कर दिया जाता है या उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन आपने जिस तरह से उसको वेरीफाई किया या आपने जिस तरह से उसको डॉक्यूमेंटेड किया, वो क्या रहा पूरा मामला? देखिए, करीब 35 वीडियो जिनमें से कुछ सोशल मीडिया पर वायरल थे और कुछ मुझे मेरे सोर्स से, जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं दिल्ली में और अन्य में, पूरा देश घूमा हूं, तो अपने संपर्क से जो मुझे कुछ वीडियो मिले जो उसी दौरान के थे, पुराने नहीं थे वो कि कभी के इस समय इस्तेमाल किए गए हों। और उसमें ऐसी ऐसी तकरीरें थी मौलानाओं की जिसमें वो अपनी कम्युनिटी से मजलिसों में ये कह रहे हैं कि ये जो भी कोरोना है ये तो सब साजिश है हमारे खिलाफ और इस पे कोई गंभीरता से लेना नहीं है। जुम्मे की नमाज तो जो है वो मस्जिद में ही कबूल होती है अल्लाह को। ये सारे वीडियो हैं जो कुछ आप सब तक आए होंगे, चैनल ने सारे कवर किए हैं। तो पूरा एक सरकार के जो प्रयास हैं, पूरी दुनिया में एक महामारी है, उसको लेके काम किनको करना था? डॉक्टर्स को करना था, हॉस्पिटल्स को करना था, साइंटिस्ट को करना था। लेकिन हिंदुस्तान शायद अकेला देश है पूरी दुनिया में इस कोरोना की त्रासदी के दौरान, जब पुलिस, अदालत, जज और जेल
ये डॉक्टर और हॉस्पिटल से ज्यादा एक्टिव नजर आए, और हमारी कितनी एनर्जी इसमें नष्ट हुई है आप कल्पना कर सकते हैं इसका। और वो खुले आम वो कह रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं कि कोई मानना नहीं है। ये जो डॉक्टर्स पे हमले हुए हैं, जानलेवा हमले हुए हैं मेडिकल टीम पर, पुलिस की टीम पर, इंदौर शहर में, पूरे देश में, तो ये क्या कोई ऐसा अनायास उनकी कोई कुंडलिनी जागृत हो रही थी कि पुलिस आएगी और हमको मारना है उनको? तो इसमें ये जो तकरीरें थी, इसने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया। और डॉक्टर्स आए तो जांच नहीं कराना है, कोई आए तो उसको विरोध करना है। तो भैया इस देश में और भी तमाम तरह के लोग रहते हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, और बदकिस्मती से अपनी मूल पहचान के साथ बचे रह गए कुछ वो लोग भी हैं जो हिंदू कहलाते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं है। तो कुछ खास लोग ही कोई कानून बन रहा है। आप देखिए कि शाहीन बाग के ठीक बाद पूरे प्लेयर इधर शिफ्ट हो गए थे, सब वही था, पूरी स्क्रिप्ट वही थी, और शाहीन बाग खत्म हुआ दिल्ली में एक हिंसक एपिसोड के बाद जिसमें 50 बेकसूर लोग मरे चंद घंटों में, और उसके बाद जब कोरोना की आमद हुई तो वही किरदार इसमें चले आ रहे हैं। तो ये हमें डॉट कनेक्ट करने की जरूरत है। ये कोई अचानक से कुछ नहीं होता है कि कोई चीज अचानक हुई। तो ये जो वीडियो आए हैं पूरे देश में मौलानाओं के, मतलब वो किसी भी, मैं कहता हूं कि उन पे हम सबको फिर से एक बार रिकॉल करना चाहिए, वो सब देखना चाहिए हमको। क्योंकि जैसे मैं इस किताब पे जब काम कर रहा था जयश्री, तो मुझे किसी ने कहा कि यार इन विषयों में तुम क्यों जाते हो, क्या लेना देना इसमें, और उनके बारे में क्या बात करना, वो तो ऐसे ही हैं, ऐसा कमेंट किया मुझे। तो मैं कांप गया कि वो ऐसे ही हैं, इनके बारे में क्या बात करना, इसका क्या मतलब है? अरे भैया वो ऐसे ही हैं अगर, तो जो पार्टीशन के समय अगर आप डेमोग्राफिक ट्रेंड को समझें तो वो 20 करोड़ की पॉपुलेशन है जो पता नहीं क्यों अल्पसंख्यक कहलाती है, और हम माइनॉरिटी का पर्याय उसको क्यों मानते हैं, मैं नहीं समझता उसको। तो अगर वो ऐसे हैं तो वो संख्या की दृष्टि से भी हमारे लिए चिंताजनक है कि वो ऐसे क्यों हैं। तो ये इस किताब में ये एनालाइज करने की मैंने कोशिश की है, बिना किसी नतीजे के। मैंने कोई नतीजा नहीं दिया है, जो घटा है, जो देखा है, जो भोगा है, उसको मैंने डॉक्यूमेंट पे लाया हूं। तिवारी जी, ये माने कि ये जो जितने भी वीडियोस थे उसकी ऑथेंटिसिटी से आप जब बहुत पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहे, उसके बाद ही आपने उसको किताब में एक शक्ल के रूप में दिया है ना, हम इसको इस तरह से। इस पर 1 महीने किताब जब छपने के लिए लगभग तैयार हो गई, तो इसके कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए प्रकाशक ने ये अपेक्षा की कि जिन तथ्यों को इसमें आपने लेकर आए हैं, जो भी वीडियो के हवाले हैं, जो भी किसी घटना के हवाले हैं, तो वो कहाँ से आपने रेफरेंस लिए हैं। इस पर आखिर के महीने में पूरा अगस्त हमने इसी पे काम किया है, और इस किताब के जो आखिरी सेक्शन में सब कुछ दर्ज है करके जो लिंक दी हुई है वो सब अवेलेबल है उस पर। एक चैप्टर का मैं एग्जांपल देता हूं। एक आरिफ अजाकिया साहब हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लंदन बेस्ड हैं, मेरे संपर्क में हैं वो। आरिफ अजाकिया एक कराची के रहने वाले हैं, एग्जाइल हैं पाकिस्तान से, और आरिफ की भाषा करके एक उनका यूट्यूब चैनल है, 2-1 लाख लोग उनको फॉलो करते हैं, वो मेरे संपर्क में हैं। उनका एक वीडियो आया उसी दौरान, मुझे उन्होंने मैसेंजर पे भेजा, जो जारी कर रहे थे रात के 2 बजे। वो करीब 10 या 12 मिनट का वीडियो है, और वो पाकिस्तान पर है, लेकिन मेरे इस विषय में वो कहीं मुझे लगा कि उसको शामिल मुझे करना चाहिए। मैंने उनसे परमिशन ली। हमने जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो दूरदर्शन ने अपने यहाँ रामायण और चाणक्य और ये पुराने जो 30-32 साल पहले पॉपुलर सीरियल थे, ये वापस लेके आए वो अपने श्रोताओं के लिए। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सोचा कि ये हिंदुस्तान में रामायण दिखा रहे हैं तो हम अपने दर्शकों को क्या लेके आए। तो वो एक टर्की सीरियल, इमरान खान नियाजी के एक मीडिया एडवाइजर हैं, उन्होंने टर्की सीरियल एक अर्तुगरल गाजी टाइटल, इस नाम का एक तुर्की भाषा का धारावाहिक हम यहां लाएंगे, उसका उर्दू डब करके। मैंने उसके 30 एपिसोड देखे हैं उस एक चैप्टर के लिए, अर्तुगरल गाजी के। और अर्तुगरल गाजी नाम का एक तुर्की किरदार है जो उस्मानिया, जो ऑटोमन डायनेस्टी थी, उसके फाउंडर का बाप था वो, कभी 12वीं सदी में। और अगर आप अर्तुगरल गाजी को हटाकर उसके नाम में अगर आप महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, बाबर से लेकर औरंगजेब, ये दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं,
उसमें फिर तैमूरलंग और नादिर शाह, ये हमलावरों की बात कर रहा हूं मैं। और हमारे जितने भी नवाब और निजाम पूरे देश में फैले हुए हैं और जिस ढंग से उन्होंने रूल किया है इस देश में, आप उस अर्तुगरल गाजी की जगह किसी का भी नाम दे दें तो कहानी वही चल रही है पूरी। हमला, आतंक, कब्जा, लूटमार और कत्लेआम। अब एक मुल्क अपने लोगों को अपनी कुछ सांस्कृतिक कनेक्टिविटी के लिए तुर्की किरदार को लेकर आ रहा है, तो आरिफ हजाकिया ने अपने वीडियो में इस बात के लिए पाकिस्तान का मजाक उड़ाया कि तुम, ये कैसा मुल्क है, एक देश अपनी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत में कोरोना पीरियड में झांक रहा है और उनका एक पूरा लोकप्रिय धारावाहिक रहा है रामायण, वो दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो अब तक अरब का पिछलग्गू था और वो दो कौड़ी का नहीं समझते हैं इनको, अब वो तुर्की के पीछे जा रहा है। तो ये जो आइडेंटिटी का क्राइसिस है पाकिस्तान का, उस पर उन्होंने एक बहुत जबरदस्त कमेंट किया है वो 12 मिनट के वीडियो में। तो मैंने उसको लेकर, अर्तुगरल गाजी मुझे पहली बार नाम सुना मैंने, तो मैंने 30 एपिसोड देखे उसी दौरान। 30 एपिसोड मैंने अर्तुगरल गाजी के उर्दू एडिशन के देखे और फिर मैंने सिर्फ एक चैप्टर उस पर लिखा है। तो जो एथेंटिक, जो उसकी प्रामाणिकता की आप बात कर रही हैं, तो इस तरह से मैंने जो कुछ भी इसमें है वो सब डॉक्यूमेंटेड है, वो सब यूट्यूब पर है, वो इंटेलिजेंस के पास है। अभी तो मैं समझता हूँ ये किसानों के मूवमेंट की वजह से कुछ अलग तरह चीज़ें डाइवर्ट हो गई हैं। अभी तो मौलाना मोहम्मद साद जो तबलीग जमात के मुखिया हैं, वो अभी पर्दे में ही हैं ना, वो कि सामने आ गए हैं। जी तिवारी जी, फिलहाल आप एक संवैधानिक पद पर हैं, सूचना आयुक्त हैं, और उसके तहत इस किताब जो कि एक पूरी तरह से कुछ एक खास कम्युनिटी पर फोकस्ड है, कुछ लोगों की इस तरह की विवादास्पद सुर्खियां बटोर रही हैं, तो उसके साथ फिर कैसा रहा आपका जब ये विषय आपने चुना है कि आपको लिखना है इस पर? देखिए, कोई भी जो पोजीशंस हैं सो कॉल्ड, ये सब हमारी नश्वर दुनिया के परिचय हैं 2-5 साल के, ठीक है। और मेरी दोनों आंखें हैं, मैं 25 साल मीडिया में रहा हूं और तथ्यों पे काम करता हूं, तथ्यों पे बात करता हूं, ठीक है। और मैं भारत का नागरिक हूं, और अगर मुझे, और मेरी एक ऐतिहासिक दृष्टि है, मैं इतिहास में भटकता हूं, इतिहास पे मैं काफ़ी काम करता हूं, और इस्लामिक हिस्ट्री में मैं 20-25 साल से चहलकदमी है मेरी, ठीक है। तो अगर मैं अपने आसपास कुछ ऐसा घटित होते हुए देखता हूं जो मुझे लगता है कि ये नोटिस में लिया जाना चाहिए, मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं कि कोई गलत है या सही है, लेकिन अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा घटनाक्रम मेरे आसपास घटित हो रहा है जिसके कुछ ऐतिहासिक संदर्भों में मैं देखता हूं उसको, जैसे इसमें एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक काफी चर्चा हुई, उस दौरान उनकी खोजबीन हुई, प्रोफेसर शाहिद, वो कोई 12-15 तबलीगी मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड के थे जो वहाँ उन्होंने कहीं उनको ठहराया था और वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था, जबकि ये सारा मामला उजागर हो चुका था। तो वो अरेस्ट हुए, वो जेल गए और वो 12-15 जो भी थे वो भी जमा हुए अंदर। तो मैंने लिखा कि जिस इलाहाबाद में ये 12-13 लोग जो मलेशिया से, थाईलैंड से, कहीं इंडोनेशिया से आए हुए तबलीगी जमात के लोग हैं और मजहब का काम करते हैं, वो तो ये यहाँ किस मजहब का काम करते हैं, इलाहाबाद में इनके किस विचार की आवश्यकता है? उस इलाहाबाद में, जिस इलाहाबाद में आज से 1300 साल पहले वेनसांग आया है, चाइनीज ट्रेवलर, वहां हर्ष के समय, और उसने गंगा तट पर राजा हर्ष के दान के उल्लेख अपनी डायरी में किए हैं। वो भारत के एक अलग तरह का परिचय है, जहां आदि शंकर का कुमारिल भट्ट के साथ में जो संवाद है वो हम में से हर एक को पता होना चाहिए कि वो क्या संवाद है। ऐसी सांस्कृतिक समृद्ध विरासत वाले देश में ये कौन सा ऐसा विचार लेके आ रहे हैं जिसकी हमको आवश्यकता है इलाहाबाद में? तो मैं अगर इलाहाबाद में वो कुछ जमाती जेल में गए हैं और एक प्रोफेसर जेल गया है, तो मैं उसको उनसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आपके पास ऐसा क्या थॉट लेकर आप इतनी दूर दूर से आके यहाँ भटक रहे हो कि जो हमें जानना जरूरी है? हम यहाँ हजारों साल के उदाहरण, आप तो भोपाल में पकड़े गए, तो मैंने भोपाल की हिस्ट्री उनको बताई कि यहाँ भोपाल का जो पूरा 1000-1500 साल की जो है, तो किसी कोई इनको यहाँ का लोकल जो भी इनके स्थानीय व्यक्ति होते हैं, इनके संपर्क में आते हैं, तो क्या वो भोपाल की रियल हिस्ट्री इनको बताते होंगे? क्या बताते होंगे? आप लेके क्या आ रहे हैं? क्या किस थॉट पे आप काम कर रहे हैं?
इनके प्रति मैं ये समझता हूं कि बहुत हम सब लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। ये केवल एक ऐसा नहीं है कि ये केवल एक हमारे यहाँ स्वतंत्रता है सब तरह की, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कर रहा है तो कम से कम आप आरिफ मोहम्मद खान साहब का एक 25 या 26 मार्च का एक लाइव है, लगभग हर चैनल पे वो थे। वो तबलीगी जमात के अंदर के एक ऑडियो के बारे में अपने आईपैड पे बात कर रहे हैं, लाइव हैं चैनल पे, और वो ये कह रहे हैं कि देखिए 2 दिन पुराना ये ऑडियो है, उसका प्रवचन, उसका उपदेश मौलाना साहब का, और वो ये फरमा रहे हैं उसमें जो 50,000 लोग देख चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरिफ मोहम्मद साहब कह रहे हैं, तो अब मैं उनकी बात को कैसे असत्य मानूंगा। वो ये कह रहे हैं कि ये मौलाना साहब की तकरीर ये कह रही है कि मरना ही हो, कोरोना है जो भी है, मरना ही हो तो मरने के लिए मस्जिद से बेहतर जगह क्या हो सकती है, वहां जाओ। जब सरकार ये कह रही है कि सारे धार्मिक स्थान और भीड़ भड़क्का ये सब बंद करो और फिजिकल डिस्टेंसिंग में रहो, तब वो ये जिद कर रहा है और कह रहा है कि मरने के लिए सबसे बेहतर जगह क्या हो सकती है, तो वो मस्जिद हो सकती है। तो आप कानून, सरकार, नियम से परे ही ये क्या है, चल क्या रहा है ये? तिवारी जी, आपकी ये किताब के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि हम पत्रकारिता में साथ रहे लंबे समय तक, और हमने कई समय कई शामें एक साथ गुजारी। तब हमने बहुत बेहतरीन तरीके से गज़लों को सुना, मेहदी हसन को सुना, हमने बेगम अख्तर को सुना, हमने नुसरत फ़तेह अली खां को सुना। और जब हम कुछ रिपोर्टिंग के दौरान जब बाहर गए, तब हमने कई आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस पर उन पुरातत्व की महत्व की तमाम चीज़ों को देखा। और मैं ख़ास तौर पर हमेशा कहती थी कि तिवारी जी आपके साथ इन चीज़ों को देखना है, क्योंकि आपका जो उसके प्रति जो अभ्यास है, जो अनुग्रह है, जो आपका उसके प्रति मतलब एक जो वहाँ की जो सदाएं हैं, भूली बिसरी अतीत की वहाँ जो आवाज़ें आती है, उसको बहुत बारीकी से आप सुनते हैं या उसको महसूस करते हैं। तो आपके अनुभवों को हमने तब भी मैंने पाया था। लेकिन जब आप ये मौलाना लिखते हैं, और फिर जैसे आपका ब्लॉग है उसका नाम भी है अपनी आयतें, तो ये एक अलग किस्म का एक कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट या कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आपकी व्यक्तित्व की दिखाई देती है। तो मैं उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहूँगी कि वो क्या होता है जब आप उन पर बात करते हैं, और जब क्या होता है जब आप इतना अच्छा आपका उर्दू का ज्ञान, इतना अच्छा आपका वहाँ की गज़लों पर और वहाँ के साहित्य पर आपकी एक पकड़ या आपकी एक एक्सप्रेशन, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो जो गज़ल और ये सब जो हैं, ये दिल को बहलाने के ख्याल अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है और जो ज़मीनी सच्चाई है, और एक ऐसी सच्चाई जिसको हम भोग रहे हैं, हम 1300 साल से भोग रहे हैं, अगर मैं सिंध की हिस्ट्री से भारत को शामिल करूं तो वो आप उसको एक गज़ल और नुसरत फ़तेह अली खान की एक अच्छी यादगार शाम में आप विसर्जित नहीं हो सकते हैं, होना भी नहीं चाहिए किसी को भी। मैं इन विषयों में कैसे गया, मैं तो गणित का विद्यार्थी रहा हूं, और गणित मैंने कॉलेज में पढ़ाया है, फिर मैं अखबारों में आ गया। मेरे गांव में एक मंदिर है, देवी का एक मंदिर है, और जब उस मंदिर के रास्ते में जाते हैं तो एक नीम के पेड़ के नीचे एक दरगाह है, ठीक है। मैं अपनी माँ के साथ में वहां जाया करता था मंदिर। तो हम लोग दरगाह के सामने से जब गुजरते थे तो माँ हमको कहती थी कि जाओ उधर माथा नवाओ, और हम नवाते थे माथा। हमें कभी कोई उसमें, हमें लगता था ये भी हमारे ही हिस्से हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में ये भी कोई ऐसा स्थान है जहां हमें सर झुकाना चाहिए। तो माँ जब नहीं होती थी तब भी हमारे जाने की वो आदत में ढला, और हम वो दरगाह पे पहले जाते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 10-12 साल की उम्र में, तो मैंने अपनी माँ से एक बार एक सवाल किया, माँ दरगाह पे बहुत सारे स्थानीय मुस्लिम भी आते थे, और हिंदू जो मंदिर जाते थे वो तो पहले ही नवाते थे मत्था यहाँ। तो मैंने एक बार प्रश्न किया, मेरा ध्यान गया इस चीज पर कि माँ हम लोग वहां जाते हैं, लेकिन वहां जो लोग आते हैं वो उधर मंदिर क्यों नहीं आते हैं? अब माँ को ऐसा, उनके पास कोई उत्तर नहीं था इसका, तो उन्होंने ऐसा मुझे कहा कि ज्यादा इधर उधर मत जाया करो, इधर उधर मत देखा करो, तुमसे जैसा कहा जाए वैसा किया करो। मैं आज भी वैसा ही करता हूं। मैं जब भी मंदिर जाता हूं तो पहले वो दरगाह पे ही मैं रुकता हूं 2 मिनट। लेकिन ये प्रश्न मेरा आज भी है
कि वो जो दरगाह पे ही आते हैं वो और 4 कदम चल के मेरे मंदिर में क्यों नहीं आते हैं। तो ये जानने के लिए मैं जब नई दुनिया में यहाँ लंबे अरसे तक हम साथ में रहे हैं, एक मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब थे, पद्म विभूषण थे वो, और उनकी कुछ रिश्तेदारियां यहाँ थीं, वो यहाँ आते थे, और एक प्रोफेसर फारूकी साहब थे। मेरी इन विषयों की जिज्ञासा को देख के एक बार फारूकी साहब ने मुझे उनसे मिलवाया। उन्होंने मुझे कुरान शरीफ का एक अरबी टू हिंदी का एक तर्जुमा उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम पढ़ो। तो मैंने 2 बार 114 सूरे वो भी पढ़े। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मुझे लगी कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये किसी को क्यों मारो, किसी को क्यों कत्ल करो, और कत्ल भी ऐसे ऐसे करो, उसके बिल्कुल बहुत अच्छी डिटेल। तो मैंने कई बार उनसे इस तरह के प्रश्न में करता था जब भी कभी वो अगली बार आते थे। तो इन विषयों में मैं गया। फिर मैंने जो इस्लाम की हिस्ट्री में जब मैं गया तो मुझे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस में जो पढ़ाते हैं, माफ करना, उसमें 10% भी सच्चाई नहीं है। जो पढ़कर आप एमए और पीएचडी कर लेते हैं हिस्ट्री में, तो मैं ओरिजिनल टेक्स्ट में गया कि जो कंटेम्परेरी राइटर हैं उन्होंने क्या लिखा है उन्हीं के समय में, जिस पर मेरी अगली किताब आने वाली है। वो ऐसे विवरण हैं कि मैं आपसे क्या कहूं, आप सो नहीं पाएंगे उनको पढ़कर कि किन हालातों में ये हिंदुस्तान निकला है, कैसी अंधड़ों में से हम अपनी मूल पहचान के साथ अगर यहाँ जिंदा बचे हुए बैठकर बात कर रहे हैं इतने खुशनुमा माहौल में। तो ये आपको बड़ा चकित होंगे आप कि हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने क्या क्या ना भोगा होगा। ऐसे विवरण हैं वो, और वो किसी यूनिवर्सिटी के, किसी कॉलेज के, किसी स्कूल के, किसी सिलेबस में नहीं है वो कहानियां। उन कहानियों में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीतियां हैं, जैसे कि बाजार नीति वो उन्होंने दिल्ली में बैठ के बनाई और मुंबई में शेयर मार्केट वहां चला गया। अकबर की महानताएं सब उड़ाई हुई हैं, बिल्कुल चादर की तरह उड़ाई हुई हैं। हमने इतिहास को भारत के एक मजार समझ लिया और उसमें ये सिलेबस सारे चादर की तरह बिछा दिए और जाके फूल चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं। जी, क्या बात है। आपका ये जो एंग्री यंग मैन वाला अंदाज है वो ही एक धड़कती हुई और एक आपकी किताबों में, आपके शब्दों में वो बयान होता है। आपकी किताब में एक चैप्टर है जिसमें आपने हालात बहुत कुछ बटे हुए हैं, और इन बटे हुए हालातों में भी आपने बहुत ही पैने तरीके से 2 लोगों को निशाने पर लिया है। एक है रवीश कुमार और दूसरी है अरुंधति रॉय। अरुंधति ने मेरी हरसूद वाली किताब की भूमिका लिखी थी और रवीश का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूं। हम सब रहे हैं। जब वो सामाजिक सरोकारों की, हम नई दुनिया के स्कूल से निकले हुए हैं, तो सामाजिक सरोकारों की जिस पत्रकारिता के हम विद्यार्थी रहे हैं, तो रवीश कुमार अकेले हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमको रोकते थे उनकी स्टोरी, उनकी रिपोर्ट्स। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये एक खास लाइन पर चलने वाले लोग हैं, इनको अपने खास मतलब की चीजें चाहिए और बाकी बातों से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो जिस तरह से वो पिछले 2-3 साल में एक्सपोज हुआ है, ये सारा रवीश कुमार हो या जो भी हो, तो उनकी पूरी कलई खुली, उनकी पूरी कलई खुली। आप एक तरफा कोई नरेशन खड़ा कैसे कर सकते हैं देश में? और अगर देश किसी नर्क में पड़ा हुआ है तो वो क्या 2014 के बाद ही पड़ा हुआ है? उसके पहले सब जन्नत आशियानी थे। जी, इसके साथ एक और बात है, वो है कि आप इस किताब के बाद ये बहुत साफ हो जाता है कि आप उस धारा के हैं या उस धारा से जुड़े हैं या उस धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो राइट विंग कहा जा सकता है, जो कि जिस तरह से साहित्य में इसकी व्याख्या होती है। तो आपको ये क्या जोखिम भरा लगा है इसको लिखते वक्त, इस तरह से खुद को प्रस्तुत करते हुए? ये बहुत आसान है इस तरह से टैगिंग करना किसी को भी कि कोई लेफ्टिस्ट है या कोई राइटिस्ट है। ऐसा मैंने अपनी लेखनी में कोई इस ढंग से मैंने कभी नहीं गया हूं कि मैं कोई राइट साइड हूं कि मैं लेफ्ट साइड हूं। लेकिन राइट तो राइट ही है ना, जो राइट है वो तो राइट है, जो सच है वो तो सच है। हेलो सर, मेरा नाम मयंक है, मैं पत्रकारिता का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इतनी अच्छी किताब लिखी जिसमें आपने काफ़ी ज्वलंत मुद्दे पे एक बात लिखी जो कि सब बोलना चाहते हैं पर सबको एक माध्यम नहीं मिलता है। पर मेरा एक प्रश्न सीधा सा है कि जब आपने ये विषय लिया कोरोना के संदर्भ में, तो क्या आपने इस किताब में वो भी डाला कि जो गौमूत्र की पार्टी हो रही थी कोरोना को भगाने के लिए, क्या आपने इसमें वो भी डाला कि गोबर का सेवन करें कोरोना को भगाने के लिए? आपने कोरोना के संदर्भ में एक किताब लिखी। मेरा सिर्फ इतना सा प्रश्न है कि आपने वो भी चीज़ें इंक्लूड करी या उनको जानबूझ के या फिर अनजाने में छोड़ दिया?
नहीं, ऐसा मैंने कोई गौमूत्र या गोबर का कोई प्रसंग उसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि गौमूत्र या गोबर के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप उसका सेवन करें या ना करें, और किसी मैं जो जितना भारत की संस्कृति को और जितने हमारे टेक्स्ट हैं उनको मैंने पढ़ा है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि जो गौमूत्र ना पिए उसको मार डालो, जो गोबर पे ना यकीन करे उसको मार डालो, या उसके कोई साइड इफेक्ट मेडिकली बात करूं तो मेरी नज़र से वो मसला नहीं आया। लेकिन कोरोना पीरियड की जो पूरी त्रासदी है मजदूरों की, अब केवल ये बात एक मुस्लिम पक्ष पर ही ज़्यादा उसमें चली गई है और वो है उसमें, लेकिन मैंने मजदूरों की भी बात की है, जो लाखों मजदूरों के पलायन हमने देखे हैं पैदल, और वो जो त्रासदी आज़ादी के बंटवारे के समय के जो आबादी के फेरबदल थे, वो उसमें काफ़ी विस्तार से उनकी भी चर्चा है कि ये दिन इनको क्यों देखने पड़े हैं। ये गांव-गांव से हमारे पूरे गांव वीरान हो गए हैं, और वो आबादी जो शहरों में पड़ी हुई है, शहर उससे नर्क बन गए हैं। तो ये पूरा 70 साल से हमारे जो विजनरी और वर्ल्ड विजन के जो लीडर 1947 के बाद शेरवानी में गुलाब खोस कर संभाले देश को, तो ऐसा देश बनाया उन्होंने कि एक महामारी आएगी और लाखों लोग सड़क पर निकल जाएंगे। अभिनंदन विजय जी, सबसे पहले अभिनंदन, क्योंकि मैं उस कुख्यात टाटपट्टी बाखल के बगल के अस्पताल में काम करती हूँ जिसने देश विदेश में इंदौर का नाम खराब किया है। और मेरी खास तौर से चिकित्सकों की भावनाओं को शब्द देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कोई सवाल नहीं है क्योंकि सारे जवाब आपने दे दिए हैं। बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक ऐसे विषय को चुना जिस पर बात करने से या कुछ भी कहने से हम में से काफ़ी लोग हैं जो बचना चाहते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि हम ये मान लें कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत कुछ ऐसा किया कि जो उस समय नहीं किया जाना चाहिए था, या मुस्लिम बहुत सारे शासक ऐसे हुए जिनकी चर्चा हमारी किताबों में की जाती है, हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में उसको पूछा जाता है। पर मेरा प्रश्न है, क्या आज के भारत में, जैसा कि आप जानते हैं कि 20 करोड़ की आबादी जो मुस्लिम की है, और मान लीजिए कुछ उनमें से लोग तबलीगी समाज के भी हैं, या कुछ लोग आतंकवाद में भी शामिल हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश हित की गतिविधियों में नहीं जुड़े हैं, तो क्या आप ये सोचते हैं कि इस 20 करोड़ की आबादी को अलग रखकर, या हम उनको साथ ना लेकर, या पूरी दुनिया का जो परिदृश्य है उसको देखते हुए, क्या हम इस एक वेमनेस की भावना को आगे बढ़ाते हुए क्या हम भारत को आगे बढ़ा पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है ये। अब मुझे ये बताएं कि अलग कौन कर रहा है? क्या किसी सरकार ने ये कहा कि आप अलग रहिए और हमारी ये जो भी स्कीम्स हैं, जो भी बजट है, इसमें आप शामिल नहीं है क्योंकि आप अलग हैं और आपको हम अलग कर रहे हैं? ऐसा कभी 70 साल में सभी तरह की सरकारें हमने देखी हैं। तो अलग तरह का आचरण किसकी तरफ से है? अलग तरह का आचरण, ये कोरोना पीरियड पे आप तो फोकस करिए, यहां जो घटनाएं हुई हैं इसमें कौन अपनी अलग छाप छोड़ रहा है? कौन कर रहा है ये बात सही है कि इतनी बड़ी आबादी के बारे में ऐसा नहीं कोई सोच सकता है कि इनको अलग करके आप कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, सरकारों ने, समाज ने, हिंदू समाज ने कभी अलग ढंग से सोचा ही नहीं है, कभी अलग ढंग से कोई अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ नहीं सोचा है। लेकिन दिक्कत यह है, जो पाकिस्तान की दिक्कत है, जो आरिफ अजा किया कि आप आरिफ की भाषा को जरा फॉलो करिए, और वो जो उसमें जो तथ्य गिनाते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें लागू होती हैं दुनिया भर में। वो भारत के मुसलमानों पे भी हैं और वो कहीं और हैं तो वहां भी हैं। जो आइडेंटिटी का क्राइसिस है उनके सामने, पहचान का संकट, वो सबसे बड़ी समस्या के मूल में है। जिस दिन वो अपनी इस आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस करेंगे, रूबरू होंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा भारत हम बना पाएंगे। और जब तक वो अपनी जड़ें अरब में कहीं हैं और इस तरह से अपनी, देखिए, मान्यताएं बदलने से बल्दियत नहीं बदलती है। दुर्भाग्य से ये हुआ है कि ये सब अपना उधर सारा कनेक्ट करते हैं और उन हमलावरों से अपनी आइडेंटिटी को जोड़ते हैं। मैं बहुत कॉमन मुस्लिम की बात कर रहा हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तिवारी जी, मुझे इजाज़त दें तो मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूँगा। मेरा मूल प्रश्न ये है कि इतनी बड़ी आबादी जो मुसलमानों की हमारे देश में है, और इस बात से काफ़ी लोग इत्तेफाक भी रखते होंगे, और आपकी किताबें और आपका वक्तव्य इस बात को कहता भी है कि कई लोग उसमें शामिल हैं जो हमारे देश के संविधान से अलग तरीके से सोचते हैं, और कई बार नियमों और कायदे कानूनों को मानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन आज 21वीं सदी के भारत में ये बहुत गंभीर प्रश्न है। आप देखें कि
एक बहुत बड़ी आबादी है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के उसमें पढ़ती है, और जो स्टूडेंट्स हैं, शायद आपने गौर किया होगा कि उनमें से तमाम स्टूडेंट्स और तमाम यूनियन इन किसान आंदोलन में भी सक्रिय हैं। और चाहे वो शाहीन बाग का केस हो या भारत के दिल्ली के आसपास फैले जितने भी आंदोलन हैं, इसमें काफ़ी एक युवाओं का एक बड़ा तबका है जो उनसे सरोकार रखता है, उनकी बातों से इत्तेफाक रखता है, और आप व्यक्तिगत चर्चा में देखेंगे कि वे उनके साथ जुड़ रहा है। तो अब प्रश्न इस बात का है कि जब हमारी आबादी का बहुत बड़ा ऐसा तबका जो युवाओं के रूप में है, जो पढ़ा लिखा है, जब वो उनके साथ खड़ा हुआ है, वो कहता है कि ठीक है कि वे इनमें से कतिपय लोग हमसे इत्तेफाक नहीं रखते, संविधान को नहीं मानते, लेकिन ये तय बात है कि भारत को यदि आगे बढ़ना है तो उनको साथ लेकर उनकी बातों का समाधान करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया का इतिहास देख लीजिए कि जहाँ जहाँ पर जिस भी देश ने इन बातों को ना पालन करके किसी एक दिशा में बढ़ाया है, तो वहाँ चीज़ें बड़ी आगे बढ़ती। तो मेरा जवाब प्रश्न ये है। मैं आपसे इसमें सहमत हूँ कि साथ लेकर ही सारी चीज़ें एक समाधान की तरफ जाती हैं, और इतनी बड़ी जनसंख्या को बिल्कुल आपसे मैं इस नाते सहमत हूँ। और ये जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन भी इन्हीं के अंदर से आ रहे हैं। आप अब मैं कुछ नाम लेता हूँ, अंतिम अपन पूरा करेंगे इसके साथ ही। पश्चिम में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और इंग्लैंड, ऐसे और मुल्कों में एक बहुत बड़ी युवाओं की आपने बात की है, ये सारे मुस्लिम हैं। मैं आपको आप नोट करेंगे, हारिस सुल्तान, अब्दुल्ला गोंडल, महली सरकारी, है ना, ये 30-32 साल के लड़के हैं ये, और लाखों लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। ज्यादातर पाकिस्तान मूल के हैं ये, और एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो चल रहा है ये इस्लाम के नए व्याख्याकार की तरह पैदा हुए हैं ये, और इनको सुनना हम सबके लिए जरूरी है, ये जो मसले उठा रहे हैं। तो मैं अगर कुछ कहूंगा, आप अगर कुछ कहेंगे, तो सीधा सीधा ये एक ब्लैक एंड व्हाइट जो है उसमें चले जाते हैं आपकी, आप हिंदू हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, या आप उस विचारधारा के हैं इसलिए आप इनके बारे में ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो उन्हीं के बीच के लोग हैं, और वो अपनी ही जिन समस्याओं पर मैं या आप ध्यान दे रहे हैं और इस आबादी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ये जो मैंने नाम लिए हैं, हारिस सुल्तान के नाम, अब्दुल्ला गोंडल के नाम, ना महली सरकारी के नाम, गालिब कमाल का आप जरा यूट्यूब चैनल पे जाइए आप और इनको सुनिए। ये वो सारे मसले हम भी उतनी ताकत और उतने वोल्टेज से नहीं उठा सकते, और हम भी अपनी मर्यादा में हमें रहना पड़ता है कि कोई इसको अन्यथा ना ले ले, हमारे ऊपर कोई छाप ना लगा दे। लेकिन वो लोग अगले 10 साल, तो मैं बहुत कह रहा हूं, हम लोग रहेंगे ये देखने के लिए अगले 5 सालों में पूरी दुनिया में जो स्थितियां बदलने वाली हैं, खासतौर से इस्लामिक विषयों में, वो हम सब देखेंगे। जी नमस्कार, आपका वक्तव्य बहुत अच्छा लगा। इनकी प्रश्न के क्रम में छोटा सा प्रश्न, आपके पुस्तक में समाधान का कुछ आपने जिक्र किया कि समाधान कैसे हो सकता मसला का? जी, एक सेकेंड लास्ट अध्याय है उसका आखिरी। मैंने ये किताब हजरत निजामुद्दीन औलिया को डेडिकेट की है, और हजरत निजामुद्दीन औलिया का एक चैप्टर आखिरी में है। मैं उनकी खानकाह में जाके खड़ा हूं सन 1310 में, ठीक। उसके पहले का जो चैप्टर है वो कोरोना के कड़वे सबक हैं। उसमें हिंदुओं के लिए क्या सबक हैं, मेरे मुस्लिम समाज के लिए क्या सबक हैं, इसमें सरकार के लिए क्या सबक हैं, रूलिंग पार्टी के लिए क्या सबक हो सकते हैं, और जो विपक्ष है, जो अभी विपक्ष में है, जो पक्ष में ही रहा है लंबे अरसे तक, और ये जो 70-75 साल की जो बिगड़ी हुई आदतें हैं हमारी दोनों तरफ, तो उसमें मैंने कुछ कड़वी गोलियां उसमें प्रेस्क्राइब की हैं, RX। तो एक लेखक जो कर सकता है उसमें मैंने बहुत संतुलित, उसमें मैं कि किसी के प्रति कोई मेरा आग्रह दुराग्रह नहीं है, लेकिन मेरी दृष्टि अगर कुछ ऐसा देखती है जिसमें मुझे लगता है कि ये बात आपके सामने रखना चाहिए, आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है ये विचार कुछ आगे जाएगा। इस नाते से, और समस्या की बात करने से तो कोई मतलब निकलता नहीं है जब तक कि आप उसमें किसी हल तक ना ले जाइए। तो जो मेरी सीमित समझ में जो कड़वे सबक उसके हो सकते थे वो मैंने उसमें लिखे। मैं कश्मीर से हूँ। जब ये हुआ तो हम बहुत प्यारे माहौल में, बहुत अच्छे माहौल में, बड़े खूबसूरत माहौल में रहते थे, पर होता ये था कि एक शांत माहौल में वहाँ भी हर बार 14 अगस्त मनाया जाता था, हर बार, हर साल। मतलब मुझे 15 साल हो गए देखते देखते, और हर बार उसको ऐसा इजीली लिया जाता, चलो मना दिया, तितर बितर हो गया, नहीं मनाना, कभी मिलिट्री आ गई, कुछ तो भी हो गया, 2-4 दिन बाद बूथ हो गई, खत्म हो गया। पर जैसा कि भाई साहब ने बोला कि उनको साथ लेके चलना चाहिए, उनको साथ लेके चला गया, क्योंकि कोई अगर कार्रवाई नहीं की तो साथ लेके
पर वो क्या हो गया कि आज का जो आतंकवाद है वो मुझे लगता है कि बीज उसका था और उसका थोड़ा प्रतिफलन हो गया एक। और दूसरा ये है कि हमको फिर भी हर चीज की अतियों में नहीं जाना है। बस मैं ये ना हिंदू अति में जाए ना मुस्लिम अति में जाए, मैं ये चाहती हूँ। अंतिम एक ही बात है इसमें कि जो समस्या है वो व्यक्ति नहीं है, वो 20 करोड़ हो चाहे 2 करोड़ हो, विचार समस्या के मूल में कोई थॉट है, कोई विचार है, उस पे बात करता हूं मैं।